हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने प्रस्तावना टॉपिक से रिलेटेड 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम करने वाले हैं और घटना चक्र से भी हमने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कथन आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो है। ये बात तो ठीक है, कथन ए सही है। अब इसे 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। क्या प्रतिस्थापित किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को। तो ये भी कथन आर भी सही है। अब हम देखेंगे कि व्याख्या कैसे सही है, व्याख्या सही है कि नहीं, कि सही व्याख्या कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अगर ये शब्द जोड़े गए हैं तो व्याख्या सही है, अगर नहीं जोड़े गए हैं तो व्याख्या नहीं सही है। तो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे, तो क्या होगी? व्याख्या भी सही होगी। कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो इसमें हम जो इसमें मिल रहा है वही वाला लगाएंगे। तो ए तथा आर, कथन ए कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यही वाला क्या होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी। और जो सार्वभौमिकता यानी कि लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? जनता सर्वशक्तिमान है। अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इसमें से समाजवादी भी है प्रस्तावना में, पंथनिरपेक्ष भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। तो यही वाला क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें कहा है जो उद्देशिका में नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही गलत होता है। चलो, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? तो हम इसको एक बार यहाँ पे लाइन खींच देंगे ताकि हमको याद रहे कि जो नहीं है उसको लगाना है। तो पहला है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन इसमें कहा है कि कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया, तो ये होगा हमारा ऑप्शन। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है प्रस्तावना में। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? मतलब क्या चीज इसमें से उल्लेखित नहीं किया गया है प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में? तो सामाजिक न्याय,
तो सामाजिक न्याय की भी बात की गई है, आर्थिक न्याय की भी बात की गई है, राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। क्योंकि न्याय हमारे 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। तो यही वाला क्या होगा, हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें कहा है भारतीय संविधान में जो उल्लेखित नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है उसको हम देखते हैं। पहला है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे, यानी कि नहीं था। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग थे। अब इसमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ है ना, इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसके ऑप्शन में ही क्या है, क्वेश्चन है। जो उक्त शब्द बार बार कह रहा है ना, तो इसकी बात कर रहा है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसकी बात कर रहा है। तो भाई जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसको ये तो मूल संविधान में नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया बलिसामे संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें सही ये है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। ये क्या होगा, हमारा सही होगा। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो क्या जो ऊपर शब्द लिखा है क्या 1977 के द्वारा जोड़ा गया था? नहीं, ये भी गलत है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी गलत होगा, क्योंकि 1942 में जोड़ा गया था, वो 76 में, सॉरी। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग थे, पहले नहीं थे ना, बाद में हुए, तो इसलिए ये सब गलत होंगे, यही सही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, क्या BR अम्बेडकर ने कहा है, क्या KM मुंशी ने कहा है? किसने कहा है? तो यह KM मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? KM मुंशी ने कहा है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 8वां क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पहला है ऑप्शन BR अम्बेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय और चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह कथन आप सभी को पता होगा, BR अम्बेडकर का है। BR अम्बेडकर के द्वारा 2-3 कथन और हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। BR अम्बेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब आर्टिकल 148 में CAG के पदों का वर्णन किया गया है और भीमराव अंबेडकर भारत के सभी संवैधानिक पदों में से सबसे श्रेष्ठ पद मानते हैं, CAG के पद को सबसे श्रेष्ठ पद मानते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 356 में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है और 356 को BR अम्बेडकर डेड लेटर की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? डेड लेटर, अर्थात मृत पत्र की संज्ञा मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य के संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन इसमें से ए सही होगा। बेरुबारी केस में, बेरुबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि उद्देश्य के संविधान का हिस्सा नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं, जितने भी केसेस होते हैं इसके सन को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछता है। साइड में केसेस रख देगा और उसके बगल में उनके सन, किस सन में ये केसेस आए थे उसको दे देगा और मिलान करने के लिए दे देता है। और कभी कभी इसको कूट में भी पूछ लेता है, तो इसको हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो जो बेरुबारी केस है ये आया था 1960 में, बेरुबारी केस 1960 में आया था। सज्जन सिंह केस 1965 में आया था और गोलकनाथ केस 1967 में आया था।
और केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था। और भी केसेस हैं जिसको हम देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस ये आया था 1980 में। और इंदिरा साहनी केस ये आया था। इंदिरा साहनी केस न्यायालय में 1992 में आया था और इस पर फैसला कब आया? 1993 में। ठीक, 93 में आया। ये इंदिरा साहनी केस आरक्षण से रिलेटेड था। ठीक, अरोड़ा शान केस, अरुणा शान बाग केस, अरुणा शान बाग केस कब आया था? 2011 में आया था। ये यूथेनेसिया से रिलेटेड था। ठीक है। और शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस ये आया था 1951 में। मेनका गांधी केस जगह नहीं है तो हम ऐसे बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। मेनका गांधी केस 1978 में आया था। तो ये जितने भी केस हैं इनके सन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, मूलभूत ढांचा किसमें स्वीकार किया था? किस भाग? तो ये होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद में ये चीज स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या किसमें की गई है? तो आदर्श का मतलब स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो और न्याय और देश की एकता अखंडता की बात जो है वही आदर्श है। और आदर्श और उद्देश्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? इसमें से ऑप्शन में देखते हैं। इसमें ये सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि मूल अधिकार में क्या किया गया है? स्वतंत्रता की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत जो है यानी कि डीपीएसपी, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, उसमें देश की अखंडता की बात की गई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक, आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? इसमें से देखते हैं। आप सभी को मालूम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारा कौन सा सही होगा? इसमें लिखा है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो ये भी हमारा गलत होगा। और सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक ये भी गलत होगा। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक ये भी गलत होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यही वाला हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किसमें उपबंध किया गया है? जो 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में तो है ही, और इसके अलावा किसमें है? न्याय की चर्चा उद्देशिका के अलावा किस चीज में की गई है? इसमें ऑप्शन के थ्रू आपको टिक मारना है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा बी, क्योंकि उद्देशिका में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय की बात इसमें भी की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी न्याय की बात की गई है और उद्देशिका में भी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी। ठीक, अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो इसको भी हमने बताया 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कहने का मतलब है कि जो हमारे संविधान के उद्देश्य को बताता है
और जो हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत को बताता है, और जो हमारे संविधान को लागू होने की तिथि को बताता है, और जो हमारे संविधान की प्राकृत को बताता है, और साथ ही साथ जो हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं उनके मन को जानने की कुंजी है। कौन सा है? वो है हमारा संविधान की प्रस्तावना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने प्रस्तावना टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है पॉलिटी नाम से, उस पर जाकर आप प्रस्तावना टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से और बहुत डीपली पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।